Class, today again we have the practice set of electricity. Okay, and this is the last practice set, and after this I hope most of the numericals and conceptual reasoning questions we will cover. Okay, so now this practice set has mixed type of questions in which very short long all type of questions are there. numericals भी हैं, रीजनिंग भी है, सब कुछ है इसमें. और इसमें सॉल्यूशंस मैंने नहीं दे रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इसके होमवर्क होंगे, तो दोज होमवर्क क्वेश्चंस आई टेल. और बाकी जो हमारा नेक्स्ट टर्न होगा आज के बाद, उसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उस चैप्टर में पता आपको नो न्यूमेरिकल्स आर देयर, ओनली द रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो टेल मी इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल, आई सेंड द PDF ऑल्सो. तो इसमें जो है वो क्वेश्चन आपका सबसे पहला है, जो इजी टाइप क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप इस प्रैक्टिस सेट में जो बहुत सिंपल हैं, डेफिनेशन टाइप हैं, वो आप छोड़ सकते हैं. आई टेल की कौन से छोड़ना है, ठीक है, कौन से कॉपी में नहीं लिखना है. तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है दिस वन. What is the difference between a conductor and an insulator? ये आपको करना है, और आप इसको कैसे करेंगे उसके लिए आपको इसको ऐसे करना है कि इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आप करेंगे. एक टेबल बनाएंगे और दिस साइड कंडक्टर और दिस साइड इंसुलेटर. तो क्योंकि इसका वेटेज गिवन नहीं है, कितने भी मार्क्स में ये आ सकता है, तो कम से कम आप इन दोनों साइड में 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है. और 3 पॉइंट्स के बाद लास्ट में लिखेंगे आप एग्जाम्पल. और याद रखिए, कभी भी एग्जाम्पल जो है दैट इज़ नॉट काउंटेड एज अ पॉइंट. वो पॉइंट नहीं होता है कि आपने एग्जाम्पल लिखा, वो भी एक पॉइंट हो गया. तो 3 सेपरेट पॉइंट्स होने चाहिए आपके, और एक एक आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है, डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड आई होप कि ऐसी कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसको कैसे करना है. तो फ़िलहाल एक क्वेश्चन आपको ये करना है, ये होमवर्क नहीं है, ये मैं वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो प्रैक्टिस सेट के आपको कॉपी में लिखना है. होमवर्क में कौन से होंगे? 2 क्वेश्चंस, दोज इन लास्ट आई विल टेल. ओके. दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स, ड्रॉ डायग्राम्स फॉर बोथ. इसमें भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, टेबल बनानी है. टेबल बनाने के बाद में आपको लेफ़्ट साइड में ओपन सर्किट, राइट साइड में क्लोज सर्किट, और आपको सबसे लास्ट में उसी टेबल में उन्हीं पॉइंट्स में आपको डायग्राम बनाने हैं दोनों के. तो जैसे आपकी ये ओपन और क्लोज सर्किट की टेबल हो गई, 3 पॉइंट्स लिखे, और सबसे लास्ट में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है कि ओपन और क्लोज सर्किट में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, ठीक है. तो डिफरेंस शो करने के लिए क्या बनाएंगे? की. तो की या स्विच जो है वो ओपन और क्लोज 2 तरीके से होता है. अगर सर्किट ओपन है तो ऐसे बनाते हैं स्विच, और अगर सर्किट क्लोज होता है तो बीच में ये एक डॉट आती है, ठीक है. इसके अलावा और क्या डिफरेंस होते हैं ओपन और क्लोज्ड सर्किट में? तो पता है आपको, जो ओपन सर्किट है उसका मतलब है कि उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है. सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, प्लस से माइनस कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है. तो प्लस से माइनस चार्ज मूव नहीं कर रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो करंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है. इसके अलावा जो स्विच है उस कंडीशन में वो स्विच कैसा होगा? ओपन होगा. ओके. सो इन दिस वे यू विल राइट द डिफरेंस. इस केस में सारी जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किसके पास होती है? बैटरी के. और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो डिवाइसेस लगी हैं या जो रेजिस्टेंस लगा है, उसके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तब होता है जब करंट फ्लो होगी रजिस्टर से. ओके. तो इस तरह से आप 3 पॉइंट्स बना लेंगे. उसके बाद आता है आपका 3rd नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज़ कनेक्शन. इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है. आप हेडिंग देंगे पैरेलल कनेक्शन,
फिर आप डिफाइन कर देंगे पैरेलल कनेक्शन को और फिर सीरीज़ कनेक्शन एंड देन डेफिनीशन। तो आपको पता है कि पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन की डेफिनीशंस मैंने आपको बताई थी और डेफिनीशंस डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड थी, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जो आपका सीरीज़ कनेक्शन था, उस सीरीज़ कनेक्शन में हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस लिए थे, R1 R2 और R3, और उनको हमने किससे कनेक्ट किया था, बैटरी से। तो हमने इसके डायग्राम में एक्सप्लेन कैसे किया था, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस, कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टर, second end of second resistor is connected to first end of third resistor, and second end of third resistor is connected to नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वही डेफिनेशन है, 3 रेजिस्टर्स के लिए ही आपको बतानी है। इसी तरह से मान लीजिए फिर आपका केस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है इस तरह का डायग्राम होता है, ये आपके 3 जो रेजिस्टर्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हैं, ये है आपकी बैटरी और इस तरह से ये। तो इन द सेम वे R1 R2 एंड R3। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सेकेंड एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कंप्लीट डेफिनेशन लिखना है। जैसे कभी कभी आपने एक्सप्लेन किया कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बस यहाँ छोड़ दिया। तो डेफिनेशन जब कंप्लीट होती है तभी कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि देन दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप ये मिस्टेक्स करते हैं एग्ज़ाम में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका 4th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हीटिंग इफेक्ट था आपका सबसे पहले, वो क्या होता है और उसका रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है H इज़ इक्वल टू I² RT। तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू a resistor, when electric current is passed through a device, then it produces heat. This is known as heating effect of current. तो पता है आपको कि सबसे पहले तो इसकी डिसएडवांटेज ही थी, बाद में सोचा गया और इसकी एडवांटेज ली गई, तब ऐसी डिवाइसेस बनी जो जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा था उनको यूज़ किया गया ऐसे मटेरियल्स को, और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले मटेरियल से जो हीट डेवलप हुई उस हीट का यूज़ करके बहुत सारी डिवाइसेस बनाई गई, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन। लेकिन डिसएडवांटेज क्या थी? डिसएडवांटेज सबसे पहली ये थी कि जितनी भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, जितनी भी बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, सबसे पहला जो आपका बेसिक सर्किट डायग्राम था तो दैट वाज ऑफ दिस टाइप। ये आपका प्लस माइनस टर्मिनल है और ये जो बैटरी है इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या होना है? पूरा का पूरा करंट में कन्वर्ट होना है, क्योंकि जो ओम्स लॉ है उसने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी के पास जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी करंट में कन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो देयर। अगर इसके पास रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, नेग्लिजिबल हो, तो जितना वोल्टेज है वो सारा करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके पास रेजिस्टेंस की प्रेजेंस की वजह से सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, और जितना हमें करंट नीडेड होता है डिवाइस के रेजिस्टेंस की वजह से, उतना करंट हम उसको नहीं दे पाते हैं, और हमें उसके लिए फिर बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का वो यही है। ठीक है,
दूसरी बात, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की होती हैं, तो उनमें से हमें जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो कराना है उसमें हमें कम रेजिस्टेंस वाली डिवाइस चूज़ करनी है। तो हमेशा जो मोस्टली जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि करंट फ्लो कराने वाले जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के लिए जो बनाए जाते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के यूज़ करते हैं। तो कॉपर का वायर भी ऐसा नहीं है जो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है। उसका मतलब हमें ऐसे वायर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे वायर्स चूज़ करने पड़ेंगे जिनका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसएडवांटेजेस में आती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। दूसरी बात, अगर हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी तो वायर डैमेज हो सकता है। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में लैब में जो हम वायर यूज़ करते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। मैंगनीन का वायर यूज़ करते हैं या कॉन्स्टेंटन का वायर, आपने देखा होगा मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है लैब में, इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं। आपका ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट कराया था तो उसमें एक वायर यूज़ किया था, छोटा सा वायर जो वोल्ट मीटर के पैरेलल लगाते हैं। तो उनमें जो ये मटेरियल्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ज़्यादा ये हीट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें करंट ही कम होता है, लेकिन फिर भी अगर ये वायर एक बार इनमें हीट प्रोड्यूस हो गई और हीट अप हो जाने के बाद ये वायर बेकार हो जाते हैं, दोबारा से इनका रेजिस्टेंस प्रॉपरली मेज़र नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा हीट आ जाने से क्या होता है, डिवाइसेस डैमेज भी हो सकती हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो अब से पहले ये क्वेश्चन नहीं था, बल्कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड डिवाइसेस कौन सी, उसका आंसर तो आपको पता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बेसिक हो गया, उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन योर माइंड शुड कैच द क्वेश्चन, कैसे उसका आंसर लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको पता है, इसी का अपोजिट है। एडवांटेजेस क्या है हीटिंग इफेक्ट की, कि सबसे पहले तो हम हीट एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस के वायर हैं वो यूज़लेस नहीं है, उनको हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें हीटिंग डिवाइसेस बनानी है। उसके अलावा जो ये हीटिंग डिवाइसेस हैं आपकी, ये क्या करती हैं कि जितना भी वोल्टेज हम प्रोवाइड कराएंगे उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट को कम करके, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये हैं आपके एडवांटेजेस। डिवाइसेस के नाम नहीं बताना है, सिर्फ एडवांटेजेस बताना। दोनों में आप 3 एडवांटेजेस लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, स्किप, इसको छोड़ दीजिए। डेफिनेशन पता है तब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस वी नो, ऐसा नहीं कि मैंने जनरली इसलिए बोला है, बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इट इज़ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको इसके साथ साथ बतानी पड़ेगी यूनिट भी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, तो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि ये डेफिनेशन टाइप है, इसको मत लिखिएगा। 6 क्वेश्चन स्किप कर देंगे। ऐसे ही आपका 7 क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट विद डेफिनेशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला है, इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। क्या फॉर्मूला है, V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ऐसा यूनिट क्या होगी, डब्ल्यू अपॉन क्यू वाली यूनिट भी लिखेंगे, यानी कि जूल पर कूलम, और साथ में आप जो यूनिट हम जनरली यूज़ करते हैं यानी कि वोल्ट, वो भी लिखेंगे। और यहाँ पर विद डेफिनेशन, ये आपको ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। 7th में पहला पार्ट, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा कि द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट और जूल पर कूलम, और उसकी डेफिनेशन क्या देंगे आप। तो देखिए डेफिनेशन ये है आपका V, तो V इस कंडीशन में क्या होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। ये V क्या है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन इट इज़ 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन वर्क डन इज 1 वोल्ट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करना है, ये कंपलसरी है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ये पूरा आप नोट करेंगे यहाँ पर, और ये आपको लिखना है,
ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन, देन 6th क्वेश्चन, देन 7 तक हमने कर लिया है। अब उसके बाद आई होप कि ये फिनिश नहीं हो पाएगा, तो अगर ये फिनिश नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट टर्म तक हम इसको करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग हीट। तो वो तो अभी जो आया था वही एक्सप्रेशन था हीट कैलकुलेट करने के लिए, H इज इक्वल टू, तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, तो लिखेंगे द एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर, ये एक्सप्लेन करना आपको कंपलसरी है, वेयर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, आर इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड स्मॉल टी इज टाइम, या फिर लिख सकते हैं स्मॉल टी इज टाइम फॉर फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अ वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, तो वही सारी चीज़ें आप नोट करते जाएंगे, गिवन एल इज इक्वल टू 1 मीटर और आपका 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर डी लिखेगा 0.2 मिलीमीटर, फिर लिखेगा रेडियस आर इज इक्वल टू, तो रेडियस आर हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि बाद में यूनिट कन्वर्ट करिएगा 0.2/2, अब यहाँ यूनिट कन्वर्ट कर लीजिएगा, मिलीमीटर है तो 10 की पावर -3 मीटर, एंड हैज़ रेजिस्टेंस आर दे रखा है 10 ओम, कैलकुलेटेड इट्स रेजिस्टिविटी, डायरेक्ट फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा रो, ठीक है। तो ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन करना है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, रेजिस्टेंस 25 ओम, रेजिस्टिविटी इज़ 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कन्वर्जन आप सेल्फ करिएगा। तो आपका जो होमवर्क है आज का वो है 9 और 10 क्वेश्चन, ये आप मुझे सेंड करेंगे, ओके। बाकी यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डू ऑन द नेक्स्ट, ओके। थैंक यू।